नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारा एक थिंक टैंक है जिसका नाम इल्यूमिना है अभी फिलहाल। तो हम इस पर बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, जिससे हम हमारे देश को एक रोतड़ू बनने के अलावा कुछ अच्छा पॉलिसी या समाधान दे सके, अल्टरनेटिव दे सके। विद्रोह विद्रोह करने को हम नहीं मानते, ना ही आंदोलन करने को हम समर्थन करते हैं। हम बस चाहते हैं कि हम अल्टरनेटिव दे दें और अगर अच्छा लगे तो वो इम्प्लीमेंट हो जाए। यही मुद्दा है। तो इसी के लिए हमारे साथ आज है अनंत भाई, अनंत मिश्रा जी। अनंत भाई एक मतलब आप जब इन्हें सुनोगे तो आप जान ही जाओगे ये क्या है। जैसे एड होमिनेम पे मैं भरोसा नहीं करता तो ज्यादा बड़ी बड़ी इंट्रोडक्शन नहीं देता, तो सीधा अनंत भाई से बात करते हैं। नमस्कार अनंत भाई। तो अनंत भाई, आज का जो हमारा मेन इशू ये है, जैसे इकोनॉमी है हमारी। अ, तो आपका इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है? और आप मतलब इंडियन थॉट जो हो सकता है हमारी इकोनॉमी को देखने का, क्योंकि अब तक मैंने देखा है कि हमारी इकोनॉमी को जो मूल्यांकन करने के तरीके हैं वो वेस्ट से ज्यादातर आते हैं। और क्योंकि वो उन्होंने काफी उसमें डेवलपमेंट भी की थी इसलिए आते हैं। तो एक इंडियन आदमी अपनी इकोनॉमी को देखकर क्या सोच सकता है और कैसे उसमें बदलाव कर सकता है? तो इस पे आपका थॉट, मतलब इकोनॉमी क्या होती है? इसकी हिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा कि एक तो भारत की इंडिपेंडेंस है और व्हाट वाज द एंशिएंट सिनेरियो इन द कंट्री। तो पहले इसको मैं सेग्रीगेट करना चाहता हूं कि भारत की इंडिपेंडेंस के पहले जो मॉडल ऑफ इंडियन इकोनॉमी थी, उसमें कोई ये टर्म नहीं था कि प्राइवेट है और ये गवर्नमेंट ओन्ड है। सोसाइटी एक कोलैबोरेटिव टर्म में वर्क कर रही थी। जब से ब्रिटिश अंपायर आए वहां से हम एक सेपरेशन देखते हैं कि कुछ एंटिटी होती हैं जहां उसको टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, कुछ एंटिटी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक कंट्रोल कर रहा है, कुछ प्रिंसिपल स्टेट वाला मॉडल। व्हाट रियली द न्यू मॉडल दैट वी हैव अडॉप्टेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, अगर आप देखते हैं तो हमारे जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, कहीं ना कहीं उनकी जो मॉडल ऑफ इकोनॉमी थी, ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द यूएसएसआर मॉडल ऑफ इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं 5 ईयर प्लानिंग। दैट वाज द रीजन व्हाई इन 1951 ही हैज ब्रॉट दिस पॉलिसी कॉल दैट ओके कि पंचवर्षीय योजना को भारत में एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट ही हैज ब्रॉट। ही हैज टेकन अ टर्म कॉल्ड द कलेक्टिव अप्रोच। ओके, क्योंकि उनका जो व्यू पॉइंट था एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर था कि इंडिया के पॉपुलेशन की जो सिचुएशन है उसमें इंडिया को लोगों की कारण नहीं है, जबकि उसके पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो पॉलिसी मेकिंग थी, दैट वाज द वेरी प्रोमिनेंट रीजन बिहाइंड दैट। ओके, दैट वाज द रीजन यू आर गोइंग टू स्टार्ट सीइंग कि उसके बाद से ही आपको दिखेगा कि हर सेक्टर में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हर सेक्टर को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर देती है। चाहे आप देखते हैं कि 1953 में आप देखते हैं कि एविएशन सेक्टर को अपने कंट्रोल में लेती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1954-55 was the time period when government bring the policy like the trade equalization policy. This was the starting time which has decided that how really the economic development of this country is going to be decided. Now we have to see this from step by step manner that will provide a very beautiful understanding way. तो 1951 से 1955 56 तक देखते हैं तो हमारा फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लानिंग रहता है, जिसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देते हैं, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, अब भी वल्नरेबल सेक्टर सोसाइटी थी, उनको खाने के लिए फूड अवेलेबल नहीं। उसके बाद 1956 तक पहुंचते पहुंचते पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं कहीं ये रियलाइज करते हैं कि नहीं, साइमल्टेनियसली वी हैव टू आल्सो मूव फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर. But what exactly happened in context of India, the second 5 year planning that we talks about, the Nehru Mahalanobis model that got failed. क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करने स्टेब्लिश करने के लिए यू नीड टू हैव वेल्थ. आपने तो बाहर से मनी इनफ्लो को एकदम स्टॉप कर दिया, हर चीज को स्ट्रिक्ट कर दिया, सो द प्राइवेट प्लेयर स्टार्ट डज नॉट फील कंफर्टेबल टू इन्वेस्ट इन कंट्री, so they start giving the priority to another. Right.
यानी इको चेम्बर बना दिया था जिसमें कंप्लीट गवर्नमेंट जो थी वही सब कंट्रोल कर रही थी। जैसे कि एक एक क्या कहते हैं, कुआं बना दिया था, कुएं का मेंढक बनकर सरकार बैठी थी इकोनॉमिक्स के लिए। राइट राइट। सही है जी, So कंटिन्यू। we can, yeah, in a single and nutshell, we can say कि we were having the controlled economy. Every aspect that is also given another term called the license Raj. Okay, where government start giving the license for every specific thing. अगर आप देखते हैं कि 1936 के आसपास, 34 के आसपास, जैसे टाटा, जो रतन टाटा के पिताजी आदि टाटा, उन्होंने इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की, फाउंडेशन रखा। लेकिन 1954 आते आते उन्होंने क्या किया कि आप देखेंगे 1950 वाज अ टाइम पीरियड जब जो पूरा इंडियन रेलवे था उसको कलेक्टिव किया गया, क्योंकि पहले जो इंडियन रेलवे था वो अलग अलग नाम से जाना जाता था। बड़ोदरा रेलवे, ओके, पेनिनसुला रेलवे, सो एंड द वेस्ट बंगाल रेलवे। सो व्हाट रियली ही डन, जो कुछ प्राइवेट सेक्टर अडॉप्ट करते थे, कुछ गवर्नमेंट अडॉप्ट करते था, कुछ प्रिंसली स्टेट अडॉप्ट करता था, collectively government has brought everything under the checks and control of them. Okay, and the same thing was followed in every aspect, not any single one. So the point that was I was trying to bring, that free equalization policy, ये पॉलिसी ये थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उनका जो व्यू पॉइंट था कि अगर हम रिसोर्सेज को, ये सिंपल पॉलिसी करती थी कि भारत के हर पार्ट में रिसोर्स को एक सिंगल अमाउंट में अवेलेबल कराया जाए। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द रिसोर्स, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नॉट रिसोर्स। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला जो प्रोविंस है, मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्स यहाँ पे पाया जाता है। तो उनका व्यू पॉइंट ये था कि हम ऐसा करते हैं कि हर पार्ट में सेम अमाउंट में रिसोर्स को अवेलेबल कराते हैं। अब हुआ क्या कि उसके बाद ही आप देखेंगे तो जो भी प्राइवेट एंटिटी थी, जो कहीं भी अपना इंडस्ट्री स्टेबलाइज करना चाहते थे, कुछ भी करना चाहते थे, जब उनको वही रिसोर्स उसी दाम पे तमिलनाडु में अवेलेबल था, ओके, महाराष्ट्र में अवेलेबल था, गुजरात में अवेलेबल था, तो वो बिहार जैसे राज्य को प्रायोरिटी क्यों देंगे? क्योंकि एक्सपोर्ट कॉस्ट उनका मिनिमाइज हो जाएगा अगर फॉरेन कंट्री में उनको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, that was the very prominent reason कि what exactly we are watching today कि majority of the companies are existing either the western flank of India, western coast of India, or the southern patch of India. Okay, the same model was continuously in the following since 1994, और वो sufficient time था जब तक ये इंडस्ट्री टिल ए वेरी लार्ज एक्सटेंट एक कोस्टल रीजन में स्टेबलाइज हो गई। अब जो इनके पास रिसोर्स था, अब इनके लिए कर्ज बन गया। So that is something what we study, what we get to know, that the same resource become the lead to the negative repercussion on the state. इसलिए आज हम देखते हैं कि ईस्टर्न स्टेट तो बहुत रिसोर्सफुल है, लेकिन ज्यादातर डेवलप हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया देखते हैं या सदर्न पैच ऑफ इंडिया देखते हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ओके, एंड तमिलनाडु स्टेट लाइक दैट। सो दिस वाज रियली द ओके द मॉडल दैट एग्जैक्टली केम इनटू एग्जिस्टेंस, और वो आज हम देखते हैं उसका क्या क्या चीजें। ये स्टार्टिंग में मॉडल तो फ्लो होता रहा, जो होता रहा उसमें कोई वो नहीं है। अब हुआ ये कि जब कोई भी किसी भी इकोनॉमी के कुछ फाउंडेशन होता है, तो 1990 तक आते आते हमने ये चीज रियलाइज कर लिया कि देखिए भैया कि वन थिंग शुड बी क्लियर, इफ यू आर गोइंग टू कंट्रोल एवरी सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट और ओके प्राइवेट एंड एनी एंटिटी, तो रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कैन नॉट टेक प्लेस। That was the reason in 1990 we have opened our door for the private sector, that what we call simply as the LPG model, liberalization, privatization, Yes, the globalization. ग्लोबलाइजेशन। Even one we have to understand that okay कि उसके पीछे का रीजन सिचुएशन क्या था। तो 1990 was a time period जब आप देखेंगे कि इंडिया में, ठीक है, बीओपी क्राइसिस आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हमारे पास 2 वीक से ज्यादा पैसा नहीं बचा था कि हम गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट कर सके और उसके लिए पेमेंट कर सके। तो जो लिबरलाइजेशन इंडिया में हुआ भी था ना, तो वो कंडीशनल, वो फोर्स लिबरलाइजेशन, दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू हाउ इंडिया हो, दैट वाज समथिंग व्हाट वाज और ऑल्सो जो एलपीजी हमारा हुआ, तो वो फोर्स जब हुआ तो वो वेस्ट ने हम पर डोमिनेशन जमाने के लिए, जैसे यूएसएसआर को जब 1990s में तोड़ा गया, उसका सिम्टम है कि हमें एलपीजी की तरफ और ज्यादा जोर से भागना पड़ा। ये भी एक रीजन था उसमें। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि फोर्स है, ये अंदर से नहीं आया है। मतलब एक होता है कि मुझे कुछ करना है और एक होता है कि डंडा लेकर के तुम्हारे पीछे भाग रहे कि सूद देंगे नहीं करोगे, तो हम पर ये फोर्स किया गया। सही।
सो ऑल द नॉर्म्स वर प्रोवाइडेड बाय देम, उन्होंने नॉर्म सेट किया कि आपको इसी सेक्टर में ये चीजें करनी है, यहाँ लिबरल होना है, तब हम आपको ये वेल्थ प्रोवाइड करेंगे। तो व्हाट रियली हैपेंड, बिकॉज किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप मैनर होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर। जब इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो इनका जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आया वो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं आया, वो टर्शियरी सेक्टर में आया, दैट इज द सर्विस सेक्टर। और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, उसके पास ज्यादा पोटेंशियल होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करने की। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट हो गई। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर वाचिंग टुडे कि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं पा रही है। And 55% of the Indian population is indulged in the agriculture sector, which is doing a contribution of 18% of the economy. A very small fraction of the Indian population is indulged in the tertiary sector, which is service sector, जो लगभग 50 से 60% इंडियन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ना, बड़ा मिसमैच हुआ, जिग जैग साइड पे, एक ऑर्डरली मैनर में नहीं। दैट इज समथिंग व्हाट हैज क्रिएटेड द वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। तो अब 1990 मतलब के आसपास अगर इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहना चाहे तो मतलब इस हमाम में सभी नंगे हैं, मतलब किसी ने कोई ऐसे नहीं किया है। और अगर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि जो होगा देख लेंगे के चक्कर में जो हुआ वो देखा नहीं जा रहा है, ऐसा हुआ है। Yeah, exactly. And again, over the period of time, 1990 से हम देखते हैं तो 5 से 7 साल का जो टाइम पीरियड रहता है, इकोनॉमी स्टार्ट तो होती है बाउंस बैक करना, बट एट द सिचुएशन ऑल्सो इफ यू आर गोइंग टू सी, तो हमारी जो सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्राइवेट एंटिटी के, तो वो सबसे चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे। दूसरा वो चाहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट रहे। अगर 1990 से 1998 तक देखते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, 6 से 7 बार आपको सरकार चेंज होते हुए दिखाई पड़ेगी। सो दैट वाज द आल्सो द रीजन कि वो जो पेस था ना, वो पेस मेंटेन नहीं हो पाया। तो सेकेंड जो एलपीजी रिफॉर्म का इफेक्टिव हमको अपीयरेंस दिखता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम 1998 व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो 1998 टू टिल 2004 दिस वाज अ टाइम पीरियड। हम देखते हैं कि 1998 वाज अ टाइम पीरियड व्हेन जब अटल बिहारी वाजपेयी पोखरा टेस्ट करते हैं। ओके, एंड बिकॉज ऑफ द जब पोखरा टेस्ट करने के बाद अमेरिका जैसे कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं। दैट इज फर्स्ट इंसिडेंट। द सेकंड इंसिडेंट वाज इन 1999 कि हमारे ऊपर कारगिल अटैक, मतलब कारगिल युद्ध होता है। 2001-2002 was the 2 consecutive drought year, and 2002 also was the Godhra Kand. This was collectively, this is the one aspect where the economy was not working in a good manner, but simultaneously very beautiful task that was done by the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, that was कि उन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म कर दिए। जैसे आप क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल आप सुने, स्वर्णिम चतुर्भुज आप सुने होंगे, ठीक है, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई और कोलकाता, बॉम्बे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, 4 मेट्रोपोलियन जो सिटीज थी उस जमाने में तब। राइट। तो इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर को कैसे लिंक किया जाए, ठीक है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और इफेक्टिव बनाया जाए। तो कुछ ये रिफॉर्म जो थे वो अपने टाइम में वो कर दिए थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उन्होंने काम कर दिया था। दैट वाज द रीजन, इफ यू आर गोइंग टू सी सिंस 2005-2006 आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। जो हम आज कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पीरियड में 2007, 8 और 9 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, उसका रियल फाउंडेशन जो रखा गया था दैट वाज द अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो रिफॉर्म सारे हो गए थे उसके कारण जो आया, द सेम थिंग वाज ऑन द रनवे। फिर हम देखते हैं 2007 से 2012 के बीच वाला जो टाइम फेज रहता है इंडियन इकोनॉमी में, सिंपली हम देखते हैं तो वहां पे हमको कुछ चीजें बहुत अजीब दिखाई पड़ती है कि बहुत बड़े बड़े घोटाला दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, बोफोर्स कांड हो गए, सॉरी हाँ ये 2G स्कैम हो गया, ये सब स्कैम हो गए, ठीक है ना, ये सारे स्कैम हमको दिखाई पड़ते हैं। तो इसी टाइम जो चूंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी यूपीए थी उसकी आइडियोलॉजी की अपोजिट था एकदम,
क्योंकि इसका भी ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे। तो अगर प्राइवेट एंटिटी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाता तो वो अपने आइडियोलॉजी से बैक साइड पे जाने के कारण वो खुद ही ओके उससे बाहर हो जाती। 2011-12 के आसपास हम देखने लगते हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट अपने हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचता है, नियरली 11 से 12%। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये भी होता है कि बहुत सारे सेक्टर में बहुत मतलब कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो मॉडल पहले प्रमोट किया था वहां बड़े रिस्ट्रिक्शन आने लगे थे। अब आपको एक सर्टिफिकेट या क्लीन चिट पाने के लिए, कहीं इंडस्ट्री स्टेबलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं आपको 10 चक्कर लगाने पड़ते थे इधर से उधर। ठीक है, दैट एग्जैक्टली स्टार्ट क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन द कंट्री। अब ये सारी चीजें क्या किए, ये अनकंफर्टेबल ग्राउंड प्रिपेयर की। तो फिर हम देखते हैं 13 से 14 के बीच में फिर से एक पॉलिटिकल चेंजिंग आती है इंडिया में। दैट पॉलिटिकल चेंजिंग व्हाट वी कॉल द एनडीए गवर्नमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। और ये सारी चीजें केजरीवाल एंड एनडीए, राइट व्हाट वी कॉल द बीजेपी टुडे। ओके, जब अपने अलायंस के साथ वो हो जाती है, वी गिव द कनोटेशन ऑफ द इंडिया। So this is how really the new age of transformation, that was the time period of the जो LPG reform वाले सारे मॉडल थे। So this is the third step which was started for the LPG reform. So first was the 1991, the second was the time of the Atal Bihari Vajpayee, and third started in 2014. So yeah, so since 2014 you are going to see the model of economy that we are following is very much revolving around the right wing मॉडल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, 2014 के बाद 15 में राइट, तो ये जो गवर्नमेंट है इसने रियलाइज किया कि व्हाट वाज द प्रोमिनेंट रीजन कि प्रीवियस गवर्नमेंट सत्ता से बाहर हुई, तो दे हैव फाउंड वन थिंग, दे वर नॉट एबल टू रेगुलेट ऑन द मनी फ्लो। सो 2014-15 वाज द टाइम पीरियड व्हेन दिस गवर्नमेंट कम विद द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, where the government where the RBI start regulating that what would be the flow of the money, where 4 plus minus 2 model was brought under the context। और वो सारी चीजें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के अकॉर्डिंग कैसे हमको सारी चीजें कंट्रोल करनी। दिस मॉडल was on the way, but if you are going to see the two fundamental reform that was brought by this government, earlier the government has planned की GST, लेकिन वो चीज एग्जीक्यूट हो नहीं पाया। तो दिस गवर्नमेंट कम विद दिस मॉडल ऑफ कि GST को और डिमोनेटाइजेशन वाला। till a very large extent that was not that much successful how you watching, लेकिन GST लाके उन्होंने क्या किया कि टैक्स मॉडल जो था इसको सिंगल एंटिटी बना दिया, जो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड थे। बहुत प्रकार के टैक्स इंडिया में होते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट टैक्स का एक सेट बना दिया, दैट इज द GST। that was on the way, that was going, but since 2000 reaching at the time of 2017, the rate of development start decreasing in the country, and 17 to the 19 was at that time period जब ये नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ग्रोथ आप नहीं कहेंगे, लेकिन वो जो एक पॉजिटिव रो में जा रहा था अब वो नीचे जाने लगा। तो नियर अबाउट मतलब इट वाज आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड वे में उसको पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव परसेप्शन बना के रखा था, बट हालत थोड़ी मतलब बुनियाद खिसकने लगी थी। So because the very fundamental reason was that growth was the inflation led growth। the two things that we have to understand, when the growth is inflation led growth led, so inflation is also included as the part of the growth। So that was appearing, it is 9%, 10%, exactly like that। Reaching the time period of the 2019 was the time period when we witnessed the corona or 2020। So government was quite sure that the real economic development of the ours is not taking place। So we can follow, there are two models in the economy, there are two tactics that they follow। What is the human centric model, and second is the economic centric model। The human centric model simply says that we are going to give the first priority to the human rather than giving the industries and all these types of development or economy। So this model was taken by the government of India। But what exactly they have done, simply they talked about कि हम ये करते हैं कि we are not giving the first priority to the economy, whereas we are giving the first priority to the life of the people। तो हम इंडस्ट्री पे थोड़ा कंट्रोल करते हैं, थोड़ा इन चीजों पे ध्यान रखते हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी कुछ फ्लो चल भी रही थी वो माइनस में चली। That what exactly happened the 2020 near about। वो मतलब होता नहीं है कि कुछ लोग ऐसे ही आके मतलब क्या कहते हैं, मतलब मौका मिल गया है कि अपनी बैड डीड्स को
जस्टिफाई कर देना है, सिचुएशन अच्छी चल रही है तो कर दो, ऐसे ही किया। Yeah, the same thing was for a time. So people think that no, this situation is something they are working for luck, but the real reason is something behind that. The real reason is that they were just giving the shadow. Okay, what exactly has happened? What was really the reality? So 2020 was a time period, or 2020 to 22 was a time period when economy was going in the negative. Okay, so that was what we have to understand. This is one perspective. In the economy, we follow the two mode. One is called the agile approach, and second is called the okay waterfall approach. Agile approach हम जैसे 5 year planning को agile approach कहते हैं. जब हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्योर रहते हैं कि आगे आने वाले 5 साल में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तो हम एजाइल अप्रोच फॉलो करते हैं. लेकिन हमारे अंदर जब श्योरिटी नहीं रहती कि अगले साल अगले 6 महीने में, जैसे फर्स्ट वेव के बाद हम सेकेंड वेव के लिए श्योर नहीं थे कि सेकेंड वेव भी आ सकता है, सेकेंड के बाद हम थर्ड के लिए श्योर नहीं थे, तो गवर्नमेंट हैज टेकन द वाटरफॉल अप्रोच. व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू कि हम जस्ट एज पॉलिसी तो मंगाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन समय के साथ उसमें चेंजेस करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, समय की जो मांग रहेगी. So they have followed the waterfall approach and where they have brought the policy according to that कि हाँ सारी चीजें वैसे चलती रहनी चाहिए. So as I talked about 19 and 20, 1920 was also the time period, 18 से 19 के बीच में वो टाइम पीरियड था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में लोन्स भी प्रोवाइड किए फॉर द कॉमन पीपल ऑल्सो और फॉर द बिग टाइकून्स ऑल्सो. क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री आप स्टेबलाइज करने के तो नियरली यू विल रिक्वायर 2 to 3 ईयर ताकि प्रॉपर्ली आप इंडस्ट्री स्टेबलाइज कर लें, ताकि और तब आप जाके वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट करें, वहां से प्रॉफिट निकालना स्टार्ट किए. और 2020 और 21 वो टाइम पीरियड था जो लोग इन्वेस्टमेंट किए भी थे उनकी इंडस्ट्री सेट हो गई, तो वहां से वो प्रॉफिट निकाल ही नहीं पाए. तो जो भी गवर्नमेंट लोन दी थी, बैंक्स ने जो लोन दिया था वो लोन कन्वर्ट हो गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए. So 2022-23 was the time period when you are going to see the NPA or non-performing assets of India was the highest in the global world. That was at 12%, even higher than the Russia. जब कहा जाता है कि रशिया का सबसे also that lead to collapse of bank like S Bank जो है वो collapse हो गई. Right. I earned from its collapse and regaining to मतलब मैंने भी उससे shares से. Right. So what exactly happened? They have done one thing. They have done the merger of multiple banks. तो जो वीकर बैंक थे, जो एकदम वीक हो चुकी थी क्योंकि लोन उन्होंने दिया तो लोन रिए तो उनको हुआ नहीं था, तो अब उनको क्या किए कि ज्यादा देखेंगे तो जैसे पीएन पंजाब नेशनल बैंक था उसका मर्जर किया गया, तो रीजनल बैंक तो छोटे बैंक सबका मर्जर करके एसबीआई और बड़े बैंकों से मर्जर किया उनको सेव करने के लिए. तो ये सारी चीजें डायरेक्टली अपीयर नहीं हो सकती, बट इन द लेटर फेज पीपल दोस पीपल हु दे आर हैविंग द ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी, दे रियलाइज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द कंट्री. और वो इस तरीके से अपीयर हुआ कि आज की हमारी जो सिचुएशन फिर हम देखते हैं कि फिर बड़े सेक्टर उन्होंने क्या किया कि आप देखेंगे तो कि हम करते ये है कि हर जो भी सेक्टर है आप देखेंगे तो वहां पे आपको रिसेशन की सिचुएशन इमर्ज होती दिखाई पड़ने लगेगी, और वो हमको आज तक दिखाई पड़े. तो ये सेक्टर जो है अपनी अभी बाउंस बैक भी नहीं कर पाए हैं उस सिचुएशन तक. तो आज भी इसलिए हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है और हाई चला गया, नियर अबाउट 7-8% आज हमको दिखाई पड़े. तो वो कलेक्टिविटी हो रहा है. तो गवर्नमेंट ने और भी सोचा था कि कोरोना के बाद सारी चीजें स्टॉप हो जाए तब ऑर्डरली चलेंगी, लेकिन कोरोना के बाद ही देखते हैं 2023 वाज द टाइम पीरियड जब आपको आप देखेगा कि 22-23 के बाद ही आपको देखेगा यूक्रेन रशिया वॉर. यस, ठीक है. उसके बाद एग्जैक्टली आप देखेंगे राइट कि हाउ व्हाट एग्जैक्टली द सिनेरियो दैट इज अपीयरिंग इन द रीजन ऑफ द मिडिल ईस्ट. इजराइल एंड द पैलेस्टाइन वॉर, द साउथ चाइना टेंशन, and how really the economy of the western country has gone in the words of recession. So I mean not only recession, EU मतलब completely shut off हो गया. यूरोपियन यूनियन के पास आज दे आर इन वेरी मतलब क्या कहे उसे, उनकी हालत वही जाने. और जो यूएस है, आई मीन ठीक है उनके पास मिलिट्री पावर इसलिए, नहीं तो इट इज अ कंट्री व्हिच इज डिफॉल्टेड मेनी टाइम्स. So this is what the people was not trying to focus upon, that what exactly happened. So the situation was that कि
अब ग्लोबल जो सपोज दैट इफ आई एम डूइंग द प्रोडक्शन, if the global world is not asking for, the requirement has minimized, तो why industries are going to keep you? इंडस्ट्री तो खुद कहेंगे भाई कि 10 आदमी की अभी रिक्वायरमेंट से हमारी चीजें फुल हो रही है, तो हम 100 को क्यों रखें, क्योंकि ग्लोबल रिक्वायरमेंट हैज कम डाउन. Okay, this is what has created more uncomfortable situation for the country like India, which was also the export centric country. Okay, so these are something what the center of multiple center of power has come into existence. तो ये सारी चीजें कुल मिला के आज की सिचुएशन तक हमको लगती हैं कि हाउ रियली वी हैव फॉलोड फ्रॉम द कलेक्टिव अप्रोच टिल 1990. In 1990 we have followed the individualistic approach. तो हम 1950 से 1990 के बाद देखते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट होता है 180 डिग्री शिफ्ट, कि जहां 1990 में 50 में हम कहते थे कि गवर्नमेंट विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी टू हेल्प अपहोल्ड द वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी कलेक्टिवली, तो गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को अपने कंट्रोल में लिया ताकि हम सबको साथ में लेके ऊपर उठा सके. 1990 तक आते आते गवर्नमेंट सिंपली कहने लगा कि भैया अगर आपको अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाना है अपने मम्मी पापा को, तो आप खुद कमाई करिए, खुद पैसा लीजिए, गो इन द प्राइवेट सेक्टर. सो वो द अपॉर्चुनिटी क्यों अवेलेबल कराया गया कि कुछ जगह प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करे, कुछ जगह गवर्नमेंट सेक्टर. सो वी स्टार्ट फॉलोइंग द centric approach. What exactly we try to खिचड़ी मॉडल. Right. खिचड़ी मॉडल कैन बी गिवन. तो that is what exactly is on the way. तो ये सारी चीजें हो रही. तो in the current situation where we have reached कि हमने 1990 के आसपास ये मॉडल स्टार्ट किया था प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच एक कंपटीशन रखेंगे. लेकिन नाउ डे इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि private are somehow government are not able to match with the quality of the private till a very large extent. I'm not talking about the handful institution like IITs and the NIT, तो उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बात वो कर रहा हूँ जो till a very large extent जैसे प्राइमरी हो गया, ये सारी चीजें. तो that is the reason people start feeling more comfortable कि अपने बच्चे को वो प्राइवेट सेक्टर में डालें, प्राइवेट स्कूल में डालें, अपने पेरेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए, सारी प्राइवेट ये सारी चीजें. So this is really how the situation has come into existence. So that's what the model of economy that we have got. तो जैसे ये तो हो गई हमारी इकोनॉमी की हिस्ट्री और अभी हम कहाँ है. Right. आपको क्या लगता है कि जैसे देखिए, जैसे हम अगर पॉलिटी देखें तो पॉलिटी इज द गार्डियन ऑफ इकोनॉमी. पॉलिटी का काम है इकोनॉमी अच्छी रहे. तो मैं एक चीज पाता हूँ कि जो हमारा देश है वो मैस्लो की नीड्स थ्योरी जो है उसमें हम अभी भी सबसे लास्ट में ही आते हैं. सर्वाइवल तो हमारा देश अभी भी हम कह सकते हैं कि 5 ट्रिलियन वगैरह वगैरह, बट वो इनफ नहीं है 1.5 बिलियन पॉपुलेशन के लिए. तो अभी भी हम देखते हैं कि सर्वाइवल के लिए ही हम ज्यादातर कोशिश करते हैं, या जो डिफेंस हो गया उसी में ज्यादातर हम अटके रहते हैं. सोशल होना या ज्यादातर एलाइज बना लेना, वो बात नहीं जो मीडिया पे दिखता है कि ये दोस्त है वो दुश्मन है, ऐसे नहीं. ओरिजिनल एलाइज कि भाई यहाँ बेस है वहां ये है, ऐसे उसमें हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं. और एनी टाइम हार्ड पावर जो होती है वो सॉफ्ट पावर से तो बेटर ही होती है. और हमारे आसपास में 2 कंट्रीज है जो नहीं चाहती कि हम बिल्कुल डेवलप हो. तो जैसे मैं पाता हूँ 1947 के बाद से ही 47 जस्ट आप इंडिपेंडेंट हुए, वॉर हो गया. पहले तो जो विभाजन हुआ वही बहुत गंदा, मतलब उसने हमें बहुत हर्ट किया. फिर देखते हैं तो वॉर हो जाता है. थोड़ा उभर ही रहे होते हैं कि 62, उससे पहले उसके बाद में 65 का वॉर होता है, 1971, फिर कारगिल. बीच में भी टेररिज्म तो नहीं रुका था, तो अब अभी भी कहाँ रुका है, मतलब हम देख ही रहे हैं आए दिन. तो मैं एक चीज पाता हूँ कि अगर इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मजबूत करना है तो पहले तो हमें हार्ड पावर चाहिए, और साथ ही साथ जो खिचड़ी मॉडल सिर्फ इकोनॉमी के लिए लगा रहे, तो वो जो अप्रोच है वो पूरे जो गवर्नमेंट का जो बॉडीज होती है सारी, वो अगर मिलकर ले तो बेटर होगा. जैसे मैं देखता हूँ कि ये सरकार जो फिलहाल है वो चाहती है कि इंडिविजुअली खिचड़ी अप्रोच लगाए. तो इनका क्या कहते हैं उसे, पैराडॉक्सेस ज्यादा है इनमें. तो इस पे आपका क्या ख्याल है? राइट. तो स्टार्ट में वहीं से करूंगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स वहां पे पॉइंट आउट करना बहुत रेलेवेंट है. सो 1962 वाज द टाइम पीरियड. अगर आप देखते हैं तो
1961 से 1962 में तो इसके लिए दो थ्योरी इमर्ज होके आती है कि हाउ रियली 1961 में इंडिया अपनी इकोनॉमी का 90% डेवलपमेंट में खर्चा कर रहा। जब 1962 का वॉर हुआ तो इंडिया अपनी इकोनॉमी का 90% ओके मतलब इक्विपमेंट में खर्चा करने लगा और मिलिट्री में खर्चा करने लगा। So the thing is that whenever you are going to see these things, this is going to make you amazed कि ये हुआ क्यों। तो 1961 to 62 Mao Zedong, who was the president of that country or dictator, we can give the term for that, वो चाहता था कि अपनी इकोनॉमी को प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर या एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल में शिफ्ट करें, तो वो फेल हो गए। बिकॉज ऑफ दैट वहां की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, ठीक है, वो मतलब उनकी मृत्यु हो गई जान से, भूखे मर गए। अब क्या था कि ही वॉज रिक्वायरिंग दैट कि उसको अटेंशन, कहते हैं ना कि अगर अपने कंट्री का अटेंशन डाइवर्ट करना, ठीक है ना, तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अगर उस समय का आप सिनेरियो देखें 1955 फॉर द टाइम पीरियड जब हम पंचशील एग्रीमेंट करते हैं, देयर वाज नो रीजन बिहाइंड द वॉर, ठीक है। 1962 वाज दैट एग्जैक्टली द रीजन। 61 टू 62 हम देखते हैं, तो वो जब फेल होता है अपनी प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है। तो वो अल्टरनेटिव ऑप्शन उसको एक ही मिलता है, टू अटैक ऑन द इंडिया। क्योंकि कंट्री भी होते हैं ना कि कॉन्शियसनेस, लोगों की चेतना बन जाती है को सामने बगल वाला कंट्री अभी देखो क्या कितना अच्छा से डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, और व्हाट एग्जैक्टली वो यू आर डूइंग। तो वो जो अटैक करता है, तो नेक्स्ट ईयर हम देखते हैं होता क्या है कि इंडिया अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन इक्विपमेंट या वेपन्स खरीदने में स्पेंड करने लगता है। दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम देयर। अब यहाँ से क्या होता है कि जो हम देखते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का मॉडल आप देखेंगे चेंज होना स्टार्ट होता चला जाता, ठीक है, कि हमारी जो इकोनॉमी, जो हम सेंट्रिक जो मॉडल अपना रहे थे, सारी चीजें कि हम डेवलपमेंट पे ध्यान रखेंगे, सारी चीजें करेंगे। अब कहीं ना कहीं हम एक चीज रियलाइज कर रहे थे, नो, आपको साथ साथ आपकी सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सिक्योरिटी। वी स्टार्ट ऑल्सो स्पेंडिंग द होल लॉट ऑफ द मनी देयर, ओके। This has resulted the very in the different aspect, reaching till the time of 1977-78. आप 70 से मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ बहुत आश्चर्यचकित वाला। 1977 was the time जब इंडिया की इकोनॉमी $170 बिलियन थी और चाइना की इकोनॉमी $177 बिलियन। आज के समय में चाइना की इकोनॉमी इज $18 ट्रिलियन एंड इंडिया की इकोनॉमी इज नियर अबाउट 3 to 4 ट्रिलियन। सो व्हाट एग्जैक्टली द रिफॉर्म, तो जो मॉडल ऑफ इकोनॉमी चाइना ने फॉलो की, जो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एट द टाइम, तो सारे रिफॉर्म जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैनर में कर रहे हैं, उन्होंने बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से, क्योंकि वो एक वेरी लार्ज ऑटोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, वेयर द स्टेट इज गवर्निंग एवरीथिंग, ठीक है। तो state can do anything, it can take your home, anything what it wants, ठीक है। It can make you forced to do 3 child, it can restrict you to only 1 child. What exactly happened? The first one child policy that was adopted in 1980s, and now that's 2017-20, they are saying that you have to have follow the 3 child policy. आपको 3 बच्चा पैदा करना। So they think that everything can be done. So if you are going to see the model of Indian economy, how really it has followed, तो हम देखते हैं जैसे आपने कहा खिचड़ी पुलाव मॉडल, what exactly is happening, every government follows some routes or tactics। जैसे मैंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू was influenced by the ideology of Stalin, इसीलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजना इंडिया में एग्जीक्यूट की। लेटर फेज में आप देखिए इंदिरा गांधी भी कहीं ना कहीं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। लेकिन आप करेंट अगर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी अगर आप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो राइट विंग मॉडल ऑफ इकोनॉमी या राइट विंग आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस आपको दिखाई पड़ती है। तो वी आर फॉलोइंग द डिफरेंट टैक्टिक्स टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग नाउ अ डे, राइट, बिल्कुल। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू वन थिंग, इट इज क्वाइट श्योर that if you are only going to follow the right wing model, you cannot sit on the power. So you would love to hear the majority of the policy that is made by this government, that would be for the vulnerable section of the society, okay, क्योंकि इनको पता है कि राइट विंग और हैंडफुल पॉपुलेशन की वोट से तो हम सत्ता में आ नहीं सकते। So you will okay, आप पॉलिसी देखेंगे जो ये बनाएंगे, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत सारी पॉलिसी आपको दिखेगी कि हाँ SC ST के लिए बनाई जा रही, OBC के लिए बनाई जा रही, ताकि उनको अपने फंड में लाया जा सके, ओके।
So this is the model of the mixed model of model of political system that they are trying to bring in the execution. That is what happened. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और जैसे मैं डेवलपमेंट में एक रोड़ा सबसे बड़ा ये पाता हूँ कि वी आर अ नेशन जो अभी नेशन इन मेकिंग है। इंडिया जो है वो फेडरल स्टेट है। भारत अलग बात, भारत अगर हम साइड में रखें तो अगर एक इंग्लिश लैंग्वेज को कंसिडर करके बात की जाए तो इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। होता मैं ये पाता हूँ, होता यह है कि सेंट्रल आपको भले ही मान ले कि फैक्ट्री के लिए परमिशन दे दे, स्टेट की जो जगह है, जगह तो आपको स्टेट देगा। पता चला स्टेट में किसी और की सरकार है, उनकी खुन्नस है या वो नहीं करवाना चाहते, तो हम ये पाते हैं कि एक कंपनी को इस्टेब्लिश होने के लिए सिर्फ घूमना ही नहीं पड़ता। ठीक है, आपने वन विंडो सिस्टम लाया, ठीक है, लेकिन 17 जगह पर घूमते समय वो जो जेब खाली होती है अलग अलग जगहों पर, वो भी एक दिक्कत होती है। उसके बाद में उन्हें नहीं पता कि इंडस्ट्री लगने के बाद में पता चला इन्होंने कैप लगा दी, मतलब अनसर्टेनिटी है उनको। ऐसे स्टेबल, ऐसे अगर कोई प्रिडिक्ट कर सके कि ग्रोथ ऐसे होगी तो वी डोंट नो। ये एग्जांपल अदानी जी, मतलब मुझे कैपिटलिस्ट लोगों से बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। दे आर द, मतलब वो कमा रहे हैं इसलिए यहाँ चल रहा है। तो कैपिटलिज्म और थोड़ा उसका हाँ मिसमैनेजमेंट से हम सरकार को घेर सकते हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट होने चाहिए। तो मैं ये पाता हूँ कि कैपिटलिस्ट लोगों को जो एक इकोसिस्टम होता है बिजनेस को थ्राइव कराने के लिए, वो हमारे देश में नहीं है। रीजन कि स्टेट, सेंट्रल और फिर बाद में जो एरिया के लोग हैं वो, और अभी तो एक नया कंसेप्ट है क्लाइमेट चेंज और जुडिशियल वॉरफेयर। वो तो हम आए दिन देखते हैं कि रास्ता बनाना है, एक पेड़ के लिए PIL डाल दी, वो 2 साल पेंडिंग है, उस पर सुनवाई 2 साल बाद होगी। तो ये भी एक तरीका है डेवलपमेंट रोकने का। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार, अच्छा यहाँ पर ये चल भी नहीं सकता कि कोई एक बंदा आ जाए कि बोले कि मैं ही सब करूंगा, वो भी नहीं कर सकते, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो अब करे तो करे क्या, मतलब जैसे मैं ये मानता हूँ कि हम दिक्कतें 100 गिना देंगे, हो सके तो 2-3 अच्छे फूल भी बांट देंगे 2-3 लोगों को कि ये फाइनेंस मिनिस्टर की गलती, ये तो इन्होंने काम नहीं किया। मैं कहता हूँ कि यार छोड़ दो, पहले भी ऐसे थे, अब आगे क्या कर सकते हैं, अभी इस समय क्या करना चाहिए जिससे आगे हम ये बात वापस ना करें, क्योंकि ऐसी बातें बहुतों ने की है जी। तो इसको मैं लिंक करके थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो स्टेट लाइक तमिलनाडु, स्टेट लाइक गुजरात, आपको यहाँ देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर या बिजनेसेस के लिए आपको इन्वायरमेंट उन्होंने कंफर्टेबल प्रोवाइड किया। There's a one single state in the country whose name is Gujarat, जहाँ सिंगल विंडो सिस्टम है कि आपको 50 सेंटर पे जाके ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमको यहाँ इन्वायरमेंट से क्लियरेंस चाहिए, यहाँ हमारे बैंकिंग से क्लियरेंस चाहिए, यहाँ गवर्नमेंट से क्लियरेंस चाहिए, यहाँ रीजनल इंस्टीट्यूशन से चाहिए। एक जगह आपको सिंगल विंडो है, वही सारी पर्चा करिए, सारी क्लियरेंस आपको जस्ट 24 आवर या मोर देन 48 आवर में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, होता हुआ क्या एग्जैक्टली इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, जो नॉर्दर्न पैच वाले स्टेट आप देखेंगे वहां ज्यादा से ज्यादा वो सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस रहे, सच एज यूपी, बिहार एंड मेनली द स्टेट लाइक द वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एग्जैक्टली ये सारे मॉडल अपीयरेंस में आए ही नहीं। जैसे हम एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि वेस्ट बंगाल का 2006-7 में नैनो वहां पे स्टेबलाइज करने रतन टाटा जा रहे, ठीक है, एग्जैक्टली हुआ क्या कि जो लोग थे, जो सोसाइटी थी, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट थी वो खड़ी हो गई, नहीं स्टेबलाइज नहीं हो। और वही सेम इंडस्ट्री को रतन टाटा जब उस समय चीफ मिनिस्टर ऑफ 2006 में, हाँ नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास जब अप्रोच करते हैं तो जस्ट इन द फ्यू डेज, 2 दिन के अंदर उनको लैंड प्रोवाइड करते हैं और 1 हफ्ते के अंदर उनको सिंगल विंडो मतलब की क्लियरेंस सारे प्रोवाइड कर देते हैं स्टेबलाइज। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आज वो इंडस्ट्री 2 लाख के आसपास जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड है। ठीक है, हाउ मच? सो दिस इज राइट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट द पीपल स्टार्ट फॉरगेटिंग। ये सेम मॉडल बिहार के लिए भी आता ऑप्शन। जब बिहार में की जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि आप यहाँ पे ऐसा करिए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट इनको दीजिए, लैंड प्रोवाइड करिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा तो
आपको आराम से जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड करा देंगे यहाँ पे इतना, तो लोग आपके बाहर भी नहीं जाएंगे, कुछ यहाँ रुक जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप हमारा पॉलिटिकल डेथ चाहते हैं क्या? दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ नीतीश कुमार कि वो यू वांट माय पॉलिटिकल डेथ, कि the model of the development and the political system that was followed, that was the very prominent reason. तो हम कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है तो 3 से 4 चीजों को खोजती है। सबसे पहले वो चाहती हैं कि आपके यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि नहीं, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, ओके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपका, तीसरा आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, और चौथा स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं, राइट। तो एग्जैक्टली हुआ ये कि वेस्टर्न स्टेट आप इंडिया देखेंगे, सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया देखेंगे, मैं कुछ को एक्सेप्शन मान रहा हूँ, केरला को एक्सेप्शन मान रहा हूँ, इसलिए केरला को आप जब देखेंगे इंडस्ट्री के फील्ड में उतना नहीं आपको डेवलप मिलेगा जितना महाराष्ट्र तमिलनाडु देखेंगे, ठीक है, क्योंकि केरला में भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ की स्टेट आपको ज्यादा डेवलप दिखेंगे कंपेयरिंग टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और यही बिहार और यूपी के ही जो लोग हैं वहां जाके सारे जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वो एलपीजी रिफॉर्म जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, उन्होंने आज से 20-30 साल पहले ही वो इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड कर दिया था। आज ये सेम मॉडल इज बीइंग अडॉप्टेड बाय द स्टेट लाइक यूपी जैसे स्टेट को हम देखते हैं, तो आज हम देखते हैं कि ये इवॉल्व हो रहे हैं। यूपी वो स्टेट बना जो 7 जहां पे एक्सप्रेसवे हैं, ओके, और 6 एक्सप्रेसवे ऑन द वे ऑफ है, 7 इंटरनेशनल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे कि एयरपोर्ट, उसके साथ साथ आप देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये प्रमोट कर रहे हैं। ओडीओपी जैसे स्कीम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे स्कीम, जो हमारा पहले यूपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा के नाम से फेमस था, नाउ इट इज फेमस फॉर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एंड इट इज बीइंग इंस्पिरेशन फॉर द स्टेट जो हमसे बॉर्डर मिलाते हैं। सो स्टेट्स आर टेकिंग द स्टेप, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इसी के कारण हम देखते हैं कि 2017-18 में जिस यूपी स्टेट की इकोनॉमी केवल 12 लाख करोड़ थी, आज उसकी स्टेट जीडीपी और स्टेट इकोनॉमी 24 लाख करोड़ 2023-24, और टिल 2030 it is planning to be the 1 trillion, okay, it is going to contribute the 1 trillion or near about 100 lakh crore in the economy of India. मतलब ऐसा कहा जा रहा है, प्रेडिक्शन, right, yeah, this is the prediction what they are trying to give. तो क्वेश्चन ये कि हुआ ये क्यों? तो जो मॉडल ये सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो उन्होंने प्रमोट किया, अभी आप देखेंगे तो इंडिया में यूपी जैसे यूपी स्टेट में मॉडल आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया, इसके लिए जो प्राइवेट एंटिटी है वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट हो गया है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आपको आराम से इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छे से मिल जा रहा है, कि अच्छी कनेक्टिविटी है। जो पहले होता था कि ईस्टर्न यूपी से वेस्टर्न यूपी पहुंचने में आपको इतने समय लगते थे, अब इतने अच्छे हाईवे एक्सप्रेसवे बन गए हैं, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आप देख लीजिए, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, गंगा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, ओके, यमुना एक्सप्रेसवे देख लीजिए, मल्टीपल एक्सप्रेसवे बना दिए गए, ठीक है। उसके कारण कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी हो गई है, दोज प्लेयर आर फीलिंग कंफर्टेबल। और लास्ट के कुछ साल में, ओके, अगर हम देखते हैं कि 30 लाख करोड़ रुपीज कम एज इन्वेस्टमेंट फॉर यूपी स्टेट, दैट्स व्हाट द ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन। So if you are going to provide the comfortable environment like these things, they are going to give the preference to the state of you. तो ये चीजें हुई और हमें लगता है कि ये स्टेप हमको फॉलो करने पड़ेंगे फॉर अनदर स्टेट ऑल्सो, तब ये जाके चीजें आसान उनकी डेवलपमेंट होती रहेगी। तो एक स्टोरी यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा कि सोशलिज्म का मॉडल अगर आप कैपिटलिज्म के पहले लाएंगे तो एकदम ये ऐसे होगा कि जैसे एक बच्चा होता है, ठीक है, उसको माँ अपनी कोख में 9 महीने तक रखती है, तो एक कैपिटलिज्म का एक समय होता है कि जब तक आपके पास, सपोज दैट आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं, सोसाइटी में लोगों को लाभ देना चाहता है, उसके पहले आपके पास पैसा तो होना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन तो होना चाहिए, नहीं तो आप वल्नरेबल सेक्शन या गरीब के लिए पॉलिसी कैसे बनाएंगे? पैसा, वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, तो एक समय पहले आपको देना चाहिए ताकि वो वेल्थ आपके पास आ जाए। तो वो टाइम क्या है, उसको हम कहते हैं कि 9 मंथ जैसे बच्चा रहता है, 9 मंथ के पहले अगर बच्चे को निकाल दिया जाए तो कुछ ओके वो सही पैदा नहीं हो। द सेम थिंग द मॉडल दैट वी हैव टू अडॉप्ट, कुछ समय हमको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, जैसे वो वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा वहां से हमको एक टैक्स के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में उनसे आप प्रॉफिट लीजिए, यू डू द सोशल सर्विस। सो दैट शुड बी रियली द मॉडल ऑफ इकोनॉमी दैट शुड बी फॉलोड फॉर द कंट्री। बिल्कुल, जैसे मैंने ये कहा था, जैसे मैंने ये मॉडल देखा था कि जो बिजनेस आइडियाज है, जैसे
यहाँ पर हमें लगता है कि मेरे पास ये आइडिया है और अब मैं बस निकोला टेस्ला में ही, सॉरी कौन है ये बंदा अपना टेस्ला का, इलॉन मस्क, अब मैं वो बन जाऊंगा। लेकिन मतलब ऐसे हमारे लोगों के पास ऐसे ठोस कुछ नहीं होता है मैक्सिमम टाइम में। सभी ऐसे नहीं है, बहुत ब्रिलियंट लोग भी है हमारे, ज्यादातर ब्रिलियंट ही है। कुछ लोग जो मैं देखता हूँ कि वो चाहते हैं कि बस अभी हम कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे और कल हम अरबपति खरबपति हो जाएंगे। तो उसी के लिए मैंने ये देखा था कि कोई भी जो आइडिया है वो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सोशली डिजायरेबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली फिजिबल होना चाहिए, फाइनेंशियली वायबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली डुएबल, जुडिशियली टेनेबल, इमोशनली रिलेटेबल और अभी फिलहाल के डेट में इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। तो पॉलिटी, सोशोलॉजी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी, पीपल साइकी, इमोशंस वगैरह वगैरह और इन्वायरमेंट, अगर इसका कोई इकोसिस्टम बना करके कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च करे कि भाई इस एस्पेक्ट में मेरी ये पॉलिसी है, तो मैं ये पाता हूँ कि आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अपना करूँ, तो मैंने इसी में अपने 2-3 बिजनेस जो आइडिया थे वो लिस्ट किए, तो मैं पाता हूँ कि ऐसे कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर कोई करना चाहता है बिजनेस, तो हमारे साइड से ये होगा कि गो इन प्रिपेयर्ड वे, तो ये एक मॉडल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं जी। Right. Nice. And even I support that we have to have a multi-dimensional centric development. यूनिसेंट्रिक नहीं होना चाहिए आज का, क्योंकि अगर एक डायमेंशन से आप डेवलपमेंट करेंगे तो आप किसी चीज का प्रोडक्शन तो कर देंगे, लेकिन रिसाइकलिंग कैसे होगा, उसका डिकम्पोजिशन कैसे होगा, इसके बारे में नहीं सोचते। ठीक है, सो वी हैव वी नीड टू टेक सच स्टेप जहां मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमारा हर डायमेंशन को टच करे। कि आजकल हमारे कॉन्टेक्स्ट में होता है कि हमारे हाथ में मोबाइल फोन आता है, हम वहीं से सोचते हैं और मोबाइल से चला जाता है। हम ये नहीं देखते कि उसका कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है और उसका डिकम्पोजिशन कहाँ होगा। तो जब तक हम पूरे साइकिल को हम नहीं देखेंगे, we can't do the justice with the environment, we can't do the justice with the system, or especially with the economy of the country. So the model of economy should take the every dimension and every aspect and every every area. So that should be acceptable. What exactly happening, my brother, what exactly I'm trying to do is that we are somehow lacking with these things. As you talked about the model of economy that you were saying, India is a country, right? The model of education that we are following, I was going through the data of World Economic Forum of 2020 and 22 तो उन्होंने 10 टर्म बताए कि what is fundamentally the requirement of the current world. The first thing that they brought there was the communication, second was the emotional intelligence. What you talked about, what is the requirement of the current world, try to deliver them. Secondly, that should be matching, that should be also matching not for the destruction, cause of destruction. So until and unless we are not going to incorporate this model of education in our system, the transformation and the reality that we are trying to get, that is not going to be possible. So it should be done from every perspective. मैं ऐसे देखता हूँ कि इंडिया का जो सरकार है उसका विजन होता है नेक्स्ट इलेक्शन तक बस, राइट, कोई भी सरकार हो। तो वो जो पर्सपेक्टिव है, वो जैसे देखिए, अब हो सकता है किसी को बुरा लगे कि मैं वेस्ट की तारीफ क्यों कर रहा हूँ, तो वो प्रैग्मेटिकली उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। हमें द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज रिकॉग्नाइजिंग दैट देयर इज वन। तो अगर हम देखें तो हम ऐसे लंबा सोचते ही नहीं है। मतलब हमको कुदरत ने इतनी बार कूटा है, हमको हिस्ट्री हम पढ़े फिर भी हम उसको रिपीट करते हैं कि हम दूर का नहीं सोचते। बस अगर कोई कलेक्टिव अप्रोच ला करके दूर का सोचे तो कितना अच्छा होगा, यही मुद्दा है। राइट। ऑल्सो अनंत जी, मैंने एक चीज देखी है इकोनॉमी में, जैसे कि एक हमारी जो टेंडर सिस्टम है उसमें एक यू कैन नॉट फेवर एनीबडी। तो आप पाओगे कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ में ब्रैकेट में लिखा जाता है अलाइक, यानी कि अगर सपोज रेलवे को कोई सिग्नल का रिले लगाना है और वो सीमेंस का बेटर होता है, अच्छा होता है वो, सही में मैं कोई उनकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा ना, मेरा उनसे कोई लिंक है। तो अगर मान लीजिए या एबीबी कंपनी है उसका अच्छा है, तो होता यह है कि आप
ये नहीं लिख सकते कि आपको सीमेंस कंपनी का ही लेना होगा, आपको लिखना होगा सीमेंस अलाइक। और उसके बाद फिर आ जाता है कि चलो भाई इसमें से निपट जाओ, तो फिर एक मॉडल है L1 मॉडल। तो उससे मैं पाता हूँ कि क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और जो जो विजन थोड़ा फार होता है वो भी खत्म ही हो जाता है। मतलब 5 साल का अगर विजन लेके चले तो जो काम होता है वो होता है 2.5 साल का। और इसलिए हम पाते हैं कि एक्सपेंडिचर जो है कैपेक्स जिसे हम बोलते हैं, वो बार बार एक ही चीज में ज्यादा ज्यादा करना पड़ता है, जिससे वो जहां जा सकता था फंड की एक बार काम कर दो। जैसे अभी गडकरी जी है, उन्होंने जो काम किया ब्रिलियंट, ठीक है, वो पैसा कर्जा है वगैरह उसका देखा जा सकता है, सरकार खुद के लिए तो पैसा छाप ही सकती है। तो मतलब क्या आपको क्या लगता है इसमें कि भाई एक L1 मॉडल और ये जो मतलब नॉन फेवरिंग टू एनीबडी ये जो होता है, जिससे कि थोड़ा काम करने में दिक्कतें होती है, क्वालिटी ऑफ वर्क गेट कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वर्क के ऊपर ही आगे इकोनॉमी बिल्ड होगी ना। Right. The same thing. I was trying to bring the same perspective also because this is very prominent topic. कि current context में आप देखेंगे कि we are just trying to think about that how to compete in the country, not in the global world. Okay, we have to be very quite sure कि if you really want to make yourself dominant in the field of manufacturing, then you have to compete with a giant like China. Okay, you have to compete with the big tycoon, those who they are using the every types of technology for improving the quality and everything. Let me give some example that will bring the perspective for understanding these things. What exactly happened कि अगर आप लास्ट के कुछ समय में देखेंगे कि हो क्या रहा है इंडिया में, तो गवर्नमेंट हैज ब्रॉट वन पॉलिसी विद द नेम ऑफ देखिए प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। ठीक है, कि जो प्राइवेट एंटिटी होगी उनको गवर्नमेंट हेल्प करेगी ताकि वो compete कर सके। अब ये क्या हो रहा है, इसके कारण इनको ये कंफर्टेबल जोन में डाल रहे हैं। तो जो बाहर जाके डायरेक्टली फाइट कर पाती है, वो जब कंफर्टेबल जोन में आपको माइंड में डाल दिया जाए कि हाँ ये आपको मिलता रहेगा, आपके प्रॉफिट का जो निकलेगा 10% उसमें गवर्नमेंट आपको ये प्रोवाइड उल्टा वापस आपको दे देगी, तो आप एक सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हो गया कि हमारे यहाँ जो टैरिफ बैरियर है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर आप इंडिया में देखते हैं तो हो ये रहा है कि गवर्नमेंट आर जब टैरिफ बैरियर आप हाई कर देते हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि गुड्स के दाम को आपने इंक्रीज किया, ठीक है ना, वो जब आएंगे तो अल्टीमेटली वो देखेंगे तो आपकी वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी जो है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास जो है, वीकर सेक्शन है, उन्हीं के ज्यादा प्रॉब्लम हो। तो आपने कुछ टाइकून्स के लिए कंफर्टेबल ग्राउंड प्रिपेयर किया, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो देखिए जो आप फ्यूचर पाल के बैठे हो कि ग्लोबली हमको मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, ग्लोबल के लिए एक्सपोर्ट करना है, वो पॉसिबल नहीं हो। तो आप 2019 में देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंस या फिर टीएफ का पार्ट नहीं बनी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, आप तो वहां पोल से खोल इसलिए रहे हो। पीछे, राइट। तो वहां पे ये हो गई कि सिंपली कह रही है कि भाई हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वहां चाइना बैठा है, और अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वहां पे साइन करते हैं तो हमको चाइना और इंडिया जब जो कोई भी ट्रेड होगा वहां चाइना डोमिनेट करेगा। ठीक तो है, ये अब सिंपल कौन सी अच्छी एनालॉजी, हालत है, अभी भी तो कर ही रहा है। राइट, दैट्स व्हाट हैपेनिंग। तो उनकी जो चीजें थी वो चीजें वैसे वर्क नहीं की उन्होंने जो सोचा था। तो सबसे पहले कुछ आपको मार्केट में लॉस होगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब कंपीट करने जाएंगे, क्योंकि जब अगर किसी कमजोर आदमी को जब मार्केट में आप दौड़ाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ पहले से थोड़ा हेल्प करो, आपने मेंटली भी सपोर्ट इतना सपोर्ट उसको कर दिया है कि वो एकदम सेफ जोन में चला गया। वो ऐसा मतलब ऐसा गेम खेल रहा है कि हम माइंड में बैठा चुका है कि भाई कुछ भी होगा गवर्नमेंट तो मुझको देगी ही ना पैसा, प्रॉफिट सरकारी उसका तो जॉब देगी ही ना, तो वाई मेंटेलिटी। कुछ करो। That's what the mentality that we have adopted, and that is becoming the biggest barrier why we are not able to compete this time. And another example I want to give, अभी एग्जाम्पल फॉर्च्यूनर, ओके, वो जो गाड़ी फॉर्च्यूनर आती है टोयोटा की, ठीक है, उसका असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का एक सेंटर इंडिया में है जो तमिलनाडु वाले प्रोविंस में है, और सेंटर कहाँ है कि हाँ जापान से जहां से हो के आते हैं। पीपल आर नॉट मैचिंग विद द क्वालिटी, जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है वो क्वालिटी वो मैच नहीं कर पा रहे। इंडियन पीपल आर रेडी टू पे मोर देन 2 लाख 3 लाख रुपीज जस्ट फॉर द क्वालिटी। तो जो वेरी फंडामेंटल एरिया है स्किलिंग द यूथ, वी हैव नॉट डन होल लॉट ऑफ द थिंग।
the policy of government in 2014-15 Skill India, Digital India, उसका success rate is not more than 5%. That is the problem. 100 आदमी को ट्रेनिंग दिया तो 5 आदमी आज जस्ट वर्क की, and even not with that efficiency what we are willing to bring. So that what exactly is happening. So we have to think that what really the model that we have to adopt. It should be having the model of I never said that exactly follow the STEM model what the China is following, because India is having the different situation. We are having the different political system. We are having the different economic. We are having the different model. So we have to adopt that. So we have to take the one model where we have to take the big population for the industrial one. Also, we are dominating in the field of service that we have to accept. Okay, every year our export of the service is 400 billion. This is the highest one. Okay, so we are exporting to the एक्सपोर्ट के साथ साथ जो एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है ग्लोबली हमारा, सो वी कैन सी कि इंडियंस आर ग्रेट इन टेक सेक्टर, सर्विस सेक्टर, right? And that is one of the strong lead that we have to accept. What exactly we have been failed to doing so कि ये जो पॉपुलेशन, क्योंकि सर्विस सेक्टर बस पोटेंशियल इतनी नहीं है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन अपने पास रख पाए, ठीक है, क्योंकि वो जो चाहेगी उसको क्वालिटी वर्क फोर्स चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ स्किल वाला जो एरिया है जो हम मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में करते हैं. हमने एक सिंपल एग्जांपल मैंने कहीं वो पढ़ा था कि अगर एक इंडियन एक दिन में 10 मोबाइल बनाता है, एक ही दिन में एक चाइनीज 50 मोबाइल बना देता है. जस्ट सी द एफिशिएंसी. Okay, and that is something which employability and then efficiency. Both the things are being the barrier. We have to work in this field also, जहां हमने नहीं किया. तो ये चीजें स्टेप बाय स्टेप हो रही है, और अल्टीमेटली द मॉडल दैट यू टॉक्ड अबाउट जस्ट few minutes back कि mentality of the people is being one of the biggest thing that we have to move for the private, government job. That is because कि सी देखिए, मतलब गवर्नमेंट एंटिटीज क्यों खराब काम करती है, इसका मुझे एक रीजन जो मैं प्रपोज कर पाऊंगा वो तो ठीक है. लोग उस गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद एक चीज पक्का है, आपको सर्वाइवल फिक्स हो गया. उसके बाद हेल्थ इशू आता है तो यू हैव दैट गवर्नमेंट हॉस्पिटल एलिजिबिलिटी, आपका एक्सपेंसेस गवर्नमेंट पे करेगी. सेंट्रल गवर्नमेंट में तो अच्छे से होता है, स्टेट में भी. तो आप जो व्यूअर है वो देख सकते हैं, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स होता है. तो जैसे ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिला, अगर आप अफसर नहीं भी बने, नॉर्मल भी जॉब मिला, तो भी आप सीधा उसमें तीसरे पायदान पर होते हो. वेयर एज इन प्राइवेट आपको कॉन्स्टेंटली एक फ्लक्स है जिसमें आपको अपने आप को हमेशा प्रूव करते रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता कब थैंक यू का मैसेज आ जाए कि थैंक यू वी डोंट नीड यू, या आपका ले ऑफ में नाम डल जाए या नोटिस आ जाए. गवर्नमेंट आपको नहीं निकाल सकती अनलेस एंड अनटिल, बहुत मतलब रेयर ऑकरेंसेस है. तो ये हो गया गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए जो लोगों की साइकी है वो क्यों ऐसी है कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाए, क्योंकि उनको एक स्टेबिलिटी चाहिए फ्रॉम बिगिनिंग. और गलत नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमारा ऐसा है, वो गलत नहीं होता है, ऐसा है. तो अब बात यह है गवर्नमेंट अच्छे से काम क्यों नहीं करती. अगर किसी भी स्ट्रक्चर में आप कितना भी अच्छा काम कर लो, जब तक आपका 33 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस नहीं, तब तक आप चीफ सेक्रेटरी नहीं बनोगे. तो मुझे क्या लेना देना भाई, और सैलरी तो वही मिलेगी, ग्रेड पे तो वही है. आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, ज्यादा से ज्यादा अपेक्स ग्रेड तक चले जाओगे, 2.5 लाख रुपए सैलरी होती है. तो अगर कोई भी इंसान काम क्यों करे, मतलब हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि या तो हमें हमारे एग्जिस्टेंस का डर है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर आगे है, क्योंकि वहां लोगों ने काम नहीं किया तो पता निकाल देंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, फिर आगे क्या होगा. तो प्राइवेट सेक्टर की कहीं पे भी इफिशियंसी अगर लानी है तो मैं ये पाता हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर जो है उस डेमोग्राफी का, उसकी समझ होने के बाद उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है ये पता होना चाहिए. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसकी समस्या इसलिए है क्योंकि मैं अगर बात करूं डेमोग्राफी, तो हमारे यहाँ एक एस जो लग जाता है डाइवर्सिटी की वजह से. तो हमें फिर कितने मल्टी डायमेंशन, मतलब हमें 544 इकोनॉमिक मॉडल खड़े करने होंगे अभी भी अलग अलग. और क्या गारंटी है कि किसी एक के पास इकोनॉमिक पावर आने के बाद में वो विद्रोह ना कर दे,
तो चेक एंड बैलेंसेस उसमें, क्योंकि पैसा आने के बाद पावर आएगी, इन्फ्लुएंस आएगा। तो वो फेडरल में जो फेडरलिज्म है उस पे, तो हम ये देखते हैं कि जो यथा जैसे ब्यूरोक्रेसी का काम यही है कि जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहे, कुछ भी हो स्टेटस को मेंटेन रहे, चेंज होता है हो, नहीं होता है ना हो। अच्छा, चेंज करने जाओ तो फिर इन्होंने जो ब्यूरोक्रेट क्या है, नौकरशाह, वो है बाबू मेंटालिटी। उनको बस ये राइट। पता है कि अच्छा हमको $100 बिलियन है तो ठीक है, फिर हम अच्छा ये लोग ज्यादा पेंशन खा रहे हैं, इनको काट दो, हायरिंग कम कर दो, ये इधर से बंद कर। वो ये क्यों नहीं सोच सकते, जैसे अगर कॉन्टेक्स्ट दो एक प्रॉपर तो आर्मी का, कि भाई 1,11,000 करोड़ तो हमारा पेंशन बिल है और 1,06,000 करोड़ डिफेंस में सिर्फ यूटिलाइज हो रहा है इफिशिएंटली, तो फिर हम एक काम करते हैं, हायरिंग कम कर। आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि 72 बिलियन जो है वो 80 बिलियन कर दे। राइट। एमएलएस के पेंशन के लिए तो बहुत पैसा है सबके पास, एमपीज के पेंशन के लिए है। तो जहां अननेसेसरी पैसा वेस्ट हो रहा है, अब वहां कर करके जहां जहां जरूरत है वहां नहीं दे रहे हो, तब क्या करें। मतलब मिसमैनेजमेंट को पहले मैनेज कर ले, उसके बाद हम देख सकते हैं कि कहाँ आगे जाया जा सकता है। तो इस पे आपका विचार क्या है? राइट, राइट। क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू हैव पॉइंटेड आउट कि हमारे स्टार्टिंग से ही देखें ना, तो हमको एक चीज दिखाई पड़ता है कि कहावत है कि गवर्नमेंट जॉब में जब तक आप इंटर नहीं किए हैं तब तक मेहनत करना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर में इंटर करने के बाद मेहनत करना। तो तो कहीं ना कहीं ये चीज अपीयर होता है कि हम देखते हैं कि जब तक आप अपनी प्रोडक्टिविटी देते रहेंगे, इफिशिएंसी रहेगी आपके अंदर, कंसिस्टेंसी रहेगी, प्राइवेट एंटिटी आर गोइंग टू एक्सेप्ट। ओके, सो दे आर, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि व्हाट आई हैव रियलाइज्ड बाय माई सेल्फ कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर पे अपना चेक्स एंड कंट्रोल रखा है। तो जब सेक्टर मल्टीपल हो जाते हैं तो वो कंट्रोल बन भी नहीं पाता और वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं रह पाती। ठीक है, अगर प्राइवेट के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि सपोज दैट एक सिंगल कंपनी है, एंटिटी है, तो उसका एक सिंगल सीईओ, ठीक है, और उसके ऊपर से मनी फ्लो हो रहा है, तो पूरा दिख रहा है कि 10 रुपए ऊपर से आया, 100 रुपए अगर आया, 90, 80 कहाँ खर्च हो रहा है, सारी चीज एग्जैक्टली वो ट्रांसपेरेंसी रहती है। इधर सिस्टम में क्या है कि ऊपर से जब परकुलेट करती है मनी, तो ट्रांसपेरेंसी वो है ही नहीं, बीच के सिस्टम में बड़ा फ्लॉ, दैट इज समथिंग बिकम द वेरी बिगेस्ट रीजन। यही कारण है कि गवर्नमेंट का आप देखिए तो 2014 के बाद जो मैंने फील किया है कि जैसे आप देखते हैं कि हॉस्पिटल की क्लीनलीनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टेंडर बेस्ड कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट सेंटर की। रेलवे की क्लीनलीनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टेंडर बेस्ड कर दिया या प्राइवेट एंटिटी की तरफ, ठीक है। सिर्फ तो क्लीनिंग ही नहीं इसके आनंद कारण, जी, बहुत सारी राइट, चीजों को आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब राइट, राइट, मैंने जस्ट इंक्वायर किया, जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है 27 करोड़ का, हाइड्रोजन इंजन का ट्रांसमिशन वाला। तो वो बनाने के लिए, अच्छा यूरोपियन कंपनीज बोलती नो नो, हम वो वहाँ की कंपनीज हमें बोलती है कि हमें रेलवे के साथ काम नहीं करना, और उनकी पॉलिसी पता है क्या है, हम 300 करोड़ के नीचे के प्रोजेक्ट को देखते भी नहीं है। मैं बोला ठीक है देखोगे कुछ दिनों बाद। तो जैसे हमारे यहाँ जो जो आउटसोर्सिंग की जो ये जो टेंडेंसी है कि अच्छा हमसे नहीं हो रहा है दे दो, इससे दिक्कत आती है। जैसे मैंने एक प्रपोजल सोचा था कि रेलवेज जो है वो क्यों अपनी रिसर्च लेबोरेटरीज नहीं बना सकती, उनके पास इतनी जमीन है, इतना, मतलब क्यों उनको आउटसोर्स करना है, और आउटसोर्स करने के बाद खुद के वर्कशॉप है उनमें उनको चेक भी करना है। तो खुद ही के वर्कशॉप्स में जो एम्प्लॉय है वो प्राइवेटली हायर किए जाए, गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ, मतलब मिक्स मिक्स तरीके से, ऐसे नहीं कि पूरा ही प्राइवेट कर दो। तो राइट, मिक्स तरीके से उनको लाया जाए, और इंसेंटिवाइजेशन या फिर थ्रेड जो होता है कि काम नहीं किया तो दंडा पड़ेगा, और अगर काम किया तो गाजर मिलेगा, ये मॉडल यूज करके ह्यूमन बिहेवियर है ना। देखिए, कोई भी चीज अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स में अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को नहीं गेस कर पाते तो कुछ भी मॉडल लगा लीजिए आप फेल हो जाओगे, इतना पक्का है। क्योंकि इन दी एंड आदमी कोई चीजें खरीदता है तभी संसाधनों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आदमी खरीदता इसलिए है क्योंकि उसको उसकी नीड है, नीड इसलिए है क्योंकि उसको जीवन जीने में वो मदद करेगा। तो वो जो अपील साइकिल होता है, साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं डिजायर, डिजायर के बाद वो तरीके ढूंढता है उसको पाने के, पा लेने के बाद उसको मेंटेन करके रखना और बढ़ाते रहना, तो ऐसे सर्कल कंप्लीट होते रहता है। तो हम राइट, हमेशा साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट है इस देश में
हम हमेशा साइकाइट्री मतलब साइकोलॉजी को फेंक देते हैं बाजू में, और हम देखते हैं कि ओके यूएस ने ऐसे किया, रशिया में ऐसे होता है, तो मैं उसको स्टडी करूंगा और इम्प्लीमेंट कर दूंगा। समझदार लोग हैं जो ये देखते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको तोड़ मरोड़ के कैसे लगाया जाए। बट इन दी एंड में वही देखता हूँ कि अगर आप रशिया की पॉलिसीज तोड़ मरोड़ के भी यहाँ लगाओगे तो आप धीरे धीरे रशिया बन जाओगे। कितना मतलब कितना तोड़ोगे, कितना मरोड़ोगे। तो हमें पाते हैं कि हमारा जो कल्चर है फिलहाल वो बिल्कुल कंफ्यूज है। हम ये कहते हैं कि अमेरिका भी दोस्त है, रशिया भी दोस्त है, ये दोस्त है, वो दोस्त है, हम विश्व मित्र बनने जा रहे हैं। और हकीकत ये है कि हमारा अपने पास कुछ नहीं है। बिल्कुल वही कि जो सोशलिज्म का जो असर है वो यही है कि हम चाहते हैं कि विश्व गुरु बने, लेकिन अगर कोई कहीं दिक्कत आ जाती है तो हम वी आर नॉट कैपेबल टू हैंडल लार्ज स्केल दिक्कत। छोटी मोटी हम कर लेते हैं, श्रीलंका की वगैरह। तो ये एक दिक्कत हो रही है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाए, इंडियन थॉट को स्टडी करके हमारी पॉलिसी हमारे ही अंदर से आए। मतलब वो जो अब मैं कोई मुझे संघी कह सकता है, लेकिन जो अंदर से आता है, इमरजेंटली आता है, वो बेटर होता है क्योंकि वो अंदर से आया है। बाहर से थोपा I, गया I, चीज कभी I would love to give the example on that. That will suit with that. What exactly happened? कि some people जो बनारस साड़ी लेके they this is just a simple for understanding what exactly the way of tackling the problem. तो कॉन्गो कंट्री में पहुंचते हैं जो अफ्रीका का कंट्री है, जहाँ की वुमेन्स लेंथ में बहुत लंबाई में बड़ी होती। डायरेक्टली दे अप्रोच एंड दे ऑफर कि आप साड़ी पहनने के लिए। Okay, that what exactly. So they start denying कि they were not feeling comfortable to wear the sarees and perform their activity. Again, the second guy is from the China was there. So first he is asking that what types of cloth would you love to wear? Okay, or asking that when okay that woman gives the clarity कि I want to wear that cloth. वो क्लॉथ वेयर करना मैं ज्यादा पसंद करूंगी जहाँ जो मुझे ज्यादा सूट करे, सच एज द नाइटी टाइप। ठीक है, तो दे हैव जस्ट प्रोवाइडेड देम। So the problem of the ours is that without knowing what the requirement, we start imposing. Okay, so economy cannot be the subject of imposition; it is the subject of acceptance. What is the requirement of the people? That is why very starting of economy is said start from where? Start from the stage. That is stage is that कि जहाँ you have to understand the psychology of the people, that what really they are asking for. Okay. So this model what you are saying exactly should be followed. और जैसा आपने कहा कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो इंडिया के अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट। जैसे आप ऐसे देखिए कि इफ यू आर गोइंग टू सी द सदर्न पैच ऑफ इंडिया, ओके देयर मॉडल एंड वे ऑफ लिविंग इज डिफरेंट टू द नॉर्दर्न पैच ऑफ इंडिया, सो देयर रिक्वायरमेंट वुड बी लेस इन दैट सब्जेक्ट। यस, तो हमको देखना पड़ेगा दैट इज बेस्ड ऑन द दैट कल्चर। एंड दैट डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफी ना। सी हम राइट, डाइवर्स इसलिए है क्योंकि हमारे पास मतलब डाइवर्सिटी जो है वो हर एस्पेक्ट में है। हमारी ज्योग्राफी देख लीजिए, फ्रॉम फ्रॉम पर्वत टू डेजर्ट टू समुंदर टू मतलब क्या नहीं है हमारे पास। जंगल जंगल भी है बड़े बड़े। तो हमारे राइट, पास पर्याप्त डाइवर्सिटी है। समस्या यह है जब आप एक लाते हो कि वन फिट फॉर ऑल, कि भाई आपने स्मॉल टी शर्ट लाया और आप बोल रहे हो कि सबको यही पहनना पड़ेगा चाहे वो टी शर्ट फट क्यों ना जाए। ये समस्या है। राइट, और दूसरी बिल्कुल, समस्या यह है कि वन फिट फॉर ऑल तो करते ही है, जाते समय भाई मैं हमेशा मैंने ये मेरी वर्ब नहीं है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कहीं से सुना था कि आपने ना अगर किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाना है तो किनारे से पूछ लीजिए कि भाई बचाने आऊं या नहीं, क्योंकि क्या पता वो सुसाइड कर रहा हो और आप वहां जाए तो आपको भी ले डूबे। तो पहले पूछिए राइट, आपको क्या चाहिए। जैसे आपने जो एग्जांपल बताया एग्जैक्टली वैसे कि आपको मदद चाहिए, हाँ मेरे से चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, ओके फिर करेंगे। होता क्या है हम चले तो जाएंगे गुडविल से कि हम आपके हितैषी कर देंगे, तो एनीथिंग जो फ्री में मिल जाता है उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो वैल्यू वैल्यू का कंसेप्ट समझकर अगर हम इम्प्लीमेंट करें पॉलिसीज या जो भी हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर होगा। राइट, राइट, राइट सेल्स। क्योंकि हमारे यहाँ हो ही ये रहा है कि what the people are asking we are not delivering and what we are delivering people are not asking, so there is a mismatch in both the things. uh,
मतलब the मैं very unique देखिए answer. एक एनालिसिस था मेरा, जिसे होता क्या है, हम कुछ भी नहीं बनाते। जो भी हम अभी ये माइक जो है, ये हमारी कंट्री ने नहीं बनाया। दिस इज मेड इन चाइना। नो, ये मेड इन चाइना इसलिए है क्योंकि उनके पास स्केल है, और मेरी अफोर्डेबिलिटी भी तो एक फैक्टर है ना। मैं मेड इन इंडिया के लिए ये जो माइक 3,000 का है वो 10,000 के मैं क्यों खरीदूं? सेम थिंग ना। अच्छा, वो सब जाने देते हैं। कोई भी जो टेक्नोलॉजी है, हमने कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है? हमने हमने बाहर से ली है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना दिया है। हमने कहा क्या बनाई है? उसका रीजन है कि हमारी ज्योग्राफी इतनी अच्छी है कि वी हैव सेफ्टी। हमारे पास खाना आ जाता था, तो वो तो ठीक है। तो मैं पाता हूँ कि हम ये जो गवर्नमेंट है, इसने ये चीज भाव रखी है कि टेक्नोलॉजी बनने दो, उसको आने दो। हम लोग कंज्यूमर बेस इकोनॉमी ज्यादा फोकस करेंगे, जो कि हो भी रहा है कि भाई कंजम्पशन से जो कंपनी बनाएगी प्रोडक्ट, उसको बेचना भी तो है। तो हम आपका प्रोडक्ट, ठीक है, हम उसको रेगुलेट करेंगे कि किसका प्रोडक्ट खरीदना है, कितनी मात्रा में खरीदना है, ताकि हम उस पर एक लीवरेज बना सके। अच्छा मॉडल है। दिक्कत यह है कि इन मैटर इन इन जब क्राइसिस आता है और जब आप कहते हो कि भाई कंजम्पशन बढ़ गया, तो फिर वो कंपनी के हाथ में पावर चली जाती है। एग्जाम्पल, वॉर शुरू हो गया सपोजिटली, है ना। हमारे पास यूएस की वेपन्स ज्यादा नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा यूएस वॉर के बीच में हाइक कर देगा, सर्विसेज प्रॉपरली नहीं देगा, जो कि हम यूक्रेन में देख रहे हैं फिलहाल। तो जब भी क्राइसिस आता है तो हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। हमें लगता है कि सब हमेशा गुडी गुडी रहेगा, हमारा जो बारबी वर्ल्ड हमने बनाया है वो हमेशा बारबी उसमें हंसती ही रहेगी। उन्हें नहीं पता कि कभी कभी बारिश होगी, कभी धूप जोर से आएगी। तो ये एक, जो क्या कहते हैं उसे, कि जो पावर हासिल करने का जो ये है कि हमारी जो सेफ्टी है उसको हम प्राधान्य दें, बजाय कि किसी और से चीजें खरीद कर उस पर एहसान जताए कि देखो हम खरीद रहे हैं इसलिए तुम्हारा प्रोडक्ट चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर Right. सकते हैं? तो what I believe, so as you talked about also, कि हमारा जो मॉडल जो हम फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग स्टेज से देखें, और दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि उसी से रिलेटेड था, कि जो भी स्टेप बाय स्टेप चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, हमको ये देखना पड़ेगा कि आज जैसे एक अगर पॉइंट मैं यहाँ से उठाऊं, कि जैसे हम कहते हैं कि हम क्या मॉडल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और हमको क्या करना चाहिए, इसको हमको दोनों गैप देखना पड़ेगा। जैसे कि व्हाट एजुकेशन सिस्टम वी आर फॉलोइंग एंड व्हाट शुड वी फॉलो। तो क्वेश्चन है व्हाट शुड वी फॉलो, उसको हम देखना पड़ेगा कि वर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू मेक द मॉडल। ओके, तो जो मॉडल हम आज मतलब एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, एक्सरसाइज कर बना रहे हैं। मतलब राइट, जो जिसको दे रहे हैं, वर्ड कह रहा है कि नहीं 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 वो 1980s का था। नाउ वी वांट समथिंग व्हिच इज मैचिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, okay, emotional intelligence. Okay, these are the some of the element that you have to incorporate. So we have to bring the connection between both the two, the requirement and the okay, the delivery. तो वो जब तक नहीं रहेगी आपकी सिस्टम में, आपकी ट्रेनिंग में, आपके मैन्युफैक्चरिंग में, वो चीजें आगे वर्क नहीं करेंगी। क्योंकि हम एग्जाम्पल किसी का भी ले, चाइना का ले, किसी का ले, तो जैसे कि इंडिया कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की कि हमारी मॉडल क्या थी। एक फेमस सेइंग है ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। व्हाई द यूरोपियन हैज गॉन वन स्टेप फॉरवर्ड, दे वर रिक्वायरिंग दैट नेसेसिटी, कि यस। जब अरब वाले लोग थे उन्होंने बैरियर बना दिया, तब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो इटली थी और उन्होंने मतलब एक ग्रुप उन्होंने यूनाइट किया कि हम ऐसा करते हैं कि हमको यात्रा पे भेजते हैं ताकि वो सी रूट खोज लें, ताकि ये जो हाई अमाउंट ऑफ टैक्स ये चाह रहे हैं मिडिल मैन बन के, ओके, ब्रोकर, ओके, मीडिएटर बन के, उसको ना देना पड़े। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन द सेम मैनर that specific environmental condition and the geography where they were living, उसको प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए दे कम अप विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर द पीरियड। इंडिया हैज नेवर विटनेस्ड, एज यू टॉक्ड अबाउट, एंड कि वी कैन नॉट, हम कर भी नहीं राइट, सकते। देखिए, वी आर वेरी ब्लेस्ड कंट्री, जहां पर 4 सीजन होते हैं साल में। हमारे पास फसल क्या नहीं मिलती है। तो मैं एक चीज पाता हूँ कि जो वेस्ट है, अगर उनका वो पावर मेंटेन नहीं रखेंगे
सो उनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि बर्फ में नहीं कौन है। सी खेती कर लेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ से मीट राइट। लाएंगे। तो पोल्ट्री के लिए फार्मिंग चाहिए। तो मैं एक चीज पाता हूँ कि वेस्ट पूरा का पूरा परावलंबी जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में, कि पूरा आउटसोर्स कर दो, लेकिन आउटसोर्स इस तरीके से करो कि सामने वाले पे हम बंदूक तान के खड़ा रहे कि ये देख, ये हमारा प्रोडक्ट है, खरीदना पड़ेगा तुझे, नहीं खरीदेगा तो तेरे देश में हम कुछ आंदोलन करवा देंगे या तुम्हारे खिलाफ कुछ छाप देंगे। तो ये जो वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, उनका प्रेशर ग्रुप है। तो ये जैसे आपने कहा बिल्कुल वही है कि नेसेसिटी है उनको ये उनको पावर में रहने के लिए, उनको हेजमॉन बने रहने के लिए ये सब करना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि सारे के सारे मेजर जो भी फिलहाल आ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन्स, वो वहीं से रीच हो रहे हैं। फिर आप उसको राइट। राइट। कुछ भी देखिए। अब हुआ यह है कि हम यहाँ पर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। हमने जैसे हमने शुरू में कहा, हिस्ट्री आपने जो बताई कि हमने एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मिस किया। मतलब एक अगर मतलब बुरा ना लगे तो ये भी कह सकता हूँ मैं, अगर हमारी पब्लिक जो देखने वाले बुरा ना माने तो, कि जब हम 1857 में पहला विद्रोह कर रहे थे तब वो सुएज कैनाल बना रहे थे। उनका मतलब वो बहुत आगे थे। वी नो सुएज कैनाल की इंजीनियरिंग क्या थी। मतलब उस समय में इतना पहाड़ फोड़ के उसमें हाइड्रोलिक से वो सब अरेंज करके शिप जाएंगी आएंगी, ये सब बनाना आसान नहीं है। आज भी हम तो आज भी नहीं बना सकते वैसी सिस्टम, अगर बाहर से टेक ना लाए तो वो हमसे आगे। इस जो आनंद भाई ने बोला कि नेसेसिटी की वजह से है, बिल्कुल। अब हमारे पास क्या स्कोप है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमने मिस किया, जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगानी पड़ती थी और वो स्पेसिफिक होती थी, जैसे आयरन ओवर की अगर फैक्ट्री लगाई जाए तो वहां सिर्फ आयरन ओवर ही हो सकता है। फिर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, फिर उससे इतने दूर सिटी होनी चाहिए। लेकिन आज मैं पाता हूँ कि आज 3D प्रिंटिंग है या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, हम उसके हब बना सकते हैं। जैसे एक हब बना दिया जाए जो कि अच्छा खासा सिक्योर जगह पर होगा, जिसमें हम ये सब जो बेसिक नेसेसिटी वाले होते हैं, मिनरल्स वगैरह वगैरह, उनका प्रोडक्शन करते रहे। हो सकता है तो मतलब उसको आउटसोर्स भी कर दे। लेकिन जो जैसे जो चाइना हमारे देश में सामान डंप करता है, हम उसके लिए क्यों हमारी खुद की 3D प्रिंटिंग मैकेनिज्म से 3D प्रिंटिंग मैकेनाइज्ड मशीन की फैक्ट्री नहीं लगा सकते, या हम क्यों CNC मशीन्स नहीं यूज कर सकते जिसमें पार्ट्स वगैरह जो है फटाफट बन जाती है। तो ये एक अप्रोच हो सकता है कि हम सिस्टम बनाए जो सिस्टम काम करेगी। हमें गोल अचीव करने के लिए एक सिस्टम बनानी चाहिए। वो सिस्टम ये होनी चाहिए कि वो डायनामिक हो। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 1। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हम जो एक लंबा सा डिस्कशन है उसको पार्ट्स में ही हम उसको धीरे धीरे अपलोड करेंगे, ताकि आप भी बोर ना हो और एक सीरीज भी बन जाए जो हो सके तो काम आए। तो ये एक पहला अटेम्प्ट था मेरा कुछ करने के लिए। तो अगर कुछ फीडबैक हो तो आप कमेंट में बताएं, और अ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।